Hello everyone, this is Sir Pasha and I'm back after a very long time. अब एक काम करते हैं, कुछ MCQs डिस्कस कर लेते हैं. मेरे पास कुछ MCQs हैं फरवरी मार्च 2021 के एग्ज़ाम से, तो ज़रा वन बाय वन उनको डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले MCQ नंबर 1, व्हाट इज़ द रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ द डेंसिटी ऑफ सैंड. कि भाई आप सैंड की डेंसिटी को एस्टिमेट करें. अब देखिए, सैंड की डेंसिटी आपको एस्टिमेट करनी है. अब घर से आप याद करके तो जा नहीं सकते हैं. मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई एस्टिमेशन रट्टा मारने वाला टॉपिक है ही नहीं, बल्कि प्रॉपर कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक है. अब कैसे कॉन्सेप्ट लगाएंगे, देखिए आपके पास डेंसिटी 2 यूनिट्स में दी हुई है, ग्राम पर सीएम क्यूब में और ग्राम पर किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब में. ठीक है जी. तो आप एक काम करो, आप अज्यूम करो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सैंड. ठीक है ना. 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब आप एक छोटा सा बॉक्स अज्यूम करो जिसके तीनों डायमेंशंस हो 1-1 सेंटीमीटर के. ठीक है. अब 1 सेंटीमीटर क्यूब सैंड का अगर मिसाल के तौर पर आप वज़न, यानी अगर आप उसका मास एक्सपेक्ट करो कि वो कितना हो सकता है. 1 सेंटीमीटर क्यूब बहुत छोटा सा होगा ना. लाइक उसका वजन कितना हो सकता है, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम. आपके पास जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है 200 ग्राम्स और 2000 ग्राम्स. भाई ये तो नहीं हो सकता ना यार, लाइक 200 ग्राम तो नहीं हो सकता ना सिर्फ 2 सीएम क्यूब में, 1 सीएम क्यूब में. तो ए और बी तो पॉसिबल नहीं है. अब आप एक काम करो, अब आप 1 मीटर क्यूब सैंड अज्यूम करो. ठीक है ना. 1 मीटर क्यूब का मतलब समझ रहे हो आप कि लाइक एक ऐसा बॉक्स है सैंड का जिसकी लेंथ भी 1 मीटर है, ब्रेड भी 1 मीटर है, हाइट भी 1 मीटर. अब ये अच्छा खासा हो जाता है. ठीक है. अब उसका जो वज़न है वो 20 किलो नहीं हो सकता है. 20 किलो का आटे का थैला भी आप उठाओगे ना तो बहुत छोटा सा होता है, लाइक 1 मीटर क्यूब का नहीं होता. सैंड आटे से थोड़ा भारी होगा, तो सी भी नहीं हो सकता. लास्ट ऑप्शन है आपके पास क्या, 2000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. यस, 2000. 2 एक्सपोनेंट 3 का मतलब यही कि 2000 किलोग्राम तो हो सकता है 1 मीटर क्यूब में, यकीनन हो सकता है, बिकॉज 1 मीटर क्यूब बहुत बड़ा वॉल्यूम है. तो उसमें ठीक है तकरीबन 2000 kg होगा. तो येस, डी कैन बी द करेक्ट एस्टिमेशन फॉर द डेंसिटी ऑफ सैंड. चले जी. तो अच्छा, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वैसे मैं बता दूं, डेंसिटी जो सैंड की होती है ना वो अप्रॉक्सीमेटली 1442 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब होती है. तो बट बहरहाल ऑब्वियसली वैल्यूज़ याद नहीं करनी है. मैं देखता हूँ बच्चे बैठ के लिस्ट रट रहे होते हैं, अल्लाह जाने कहाँ से लिस्ट जमा करते हैं, किन किन चीज़ों के, मास की, डेंसिटी की, वॉल्यूम की, स्पीड्स की, पता नहीं क्या क्या रट्टे मारते, फिर भी एग्जाम में नहीं आ सकता. उसका तरीक़ेकार ये है नहीं ना कि आप रट्टे मारो. आप बैठ के थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा स्मार्टली सोचो, आप खुद ब खुद करेक्ट एस्टिमेशन कर सकोगे. Moving on, which physical quantity could have units of Newton second square per meters. ठीक है. अब आई थिंक बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के. हम एक काम करते हैं, न्यूटन सेकेंड स्क्वायर पर मीटर को ना बेस यूनिट में ले आते हैं. तो न्यूटन फोर्स की यूनिट है विच इज़ किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. एफ इक्वल एम में ना, तो किलोग्राम इज़ मास, ए इज़ मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. और फिर ये जो दूसरा सेकेंड स्क्वायर रह गया ये एज इट इज़, और फिर पर मीटर है तो इसको मैं 1/m ऐसे लिख देता हूँ. तो यहाँ से मीटर्स कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आई एम लेफ्ट विद केजी ओनली. इसका मतलब मास की यूनिट बन सकती है न्यूटन सेकेंड स्क्वायर पर मीटर, बिकॉज दैट इवेंचुअली एंड्स अप एज किलोग्राम. तो बाकी ऑप्शंस नहीं हो सकते हमारे पास. तो सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2. मूविंग ऑन टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3. ये भी बड़ा ही कोई बच्चों वाला सवाल है. अ वेलोसिटी वेक्टर इज शोन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर इन द नॉर्दर्ली एंड द ईस्टर्ली डायरेक्शन. तो ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है. वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाना हमने सीखे हुए. ये अगर मेरा वेलोसिटी है तो इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट, एक नॉर्थ और एक ईस्ट. जिस डायरेक्शन में जिस साइड पे मुझे थीटा पता होता है ना वो हमेशा कॉस से निकलता है. बस ये बेसिक रूल याद रखें. तो ये हो जाएगा 75 cos 30 और ये हो जाएगा 75 sin 30. 75 cos 30 का आंसर आ रहा है 65, sin 30 का आंसर आ रहा है 38. तो आपका नॉर्दर्ली डायरेक्शन में आंसर है 65 और ईस्ट डायरेक्शन में आपका आंसर है 38. तो बिना किसी डाउट के सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. अच्छा जी. माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ कॉपर वायर. अच्छा, इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूं, ये जो मेजरमेंट टेक्निक्स हैं ना ये पेपर 2 के सिलेबस से निकाल दी गई हैं. बट बहरहाल हमने फिर भी इस साल पढ़ाया ये बच्चों को, तो इसको देख लेते हैं एक बार. द रीडिंग विद द वायर इन पोजिशन इज शोन इन फिगर इन डायग्राम 1. द वायर इज रिमूव्ड इन द जॉज ऑफ द माइक्रोमीटर आर क्लोज. द न्यू रीडिंग इज शोन इन डायग्राम 2. ये उस वक्त है, ये पहली
आपके पास किसी ऑब्जेक्ट को ना उन्होंने लाइक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में फंसाया है, तो उस वक्त जो आपके पास रीडिंग आ रही थी ना, वो ये रीडिंग आ रही थी। फिर जब हटाया ना, उसको पूरी तरह से बंद कर दिया, तब भी आप देख रहे हैं कुछ ना कुछ रीडिंग आ रही है। जब आपने ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दिया है ना माइक्रोमीटर से, और आपने उसको बंद कर दिया है, तो उसूलन उसे ज़ीरो रीडिंग देना चाहिए, बिकॉज देयर इज़ नथिंग प्लेस इन बिटवीन द जॉज। बट अगर ये स्टिल कुछ रीडिंग दे रहा है तो इसे हम कहते हैं ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर का क्या मतलब है? मतलब ये कि एक ऐसा एरर, या यूँ समझ लो कि एक डिवाइस आपको उस वक्त रीडिंग दे रही है नॉन ज़ीरो, जबकि उसे ज़ीरो रीडिंग देना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड ज़ीरो एरर। तो अब तरीक़ेकार ये होगा कि लाइक आप डाया निकालो, कोई मसले की बात नहीं, आप ये रीडिंग निकाल लो, लेकिन उसमें से आपको इस रीडिंग को माइनस करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी ना लाइक कुछ रीडिंग दे रहा है आपको, तो ये तो एक्सेस रीडिंग है ना, ये आपकी सब्ट्रैक्ट होगी। हमने लेक्चर में पढ़ा हुआ भी है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर इज़ ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टोटल रीडिंग। तो बहरहाल इसकी रीडिंग अगर मैं निकालने बैठ जाऊँ तो ये मेरा ज़ीरो एरर है। जो मेरी रीडिंग आएगी वो आएगी, देखें वैसे तो लाइक आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास स्केल आ रहा है ना, ये दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 14, ये जो मेरा स्केल आके इस पर मिल रहा है, ठीक है। और अगर मैं इस 14 को डिवाइड कर दूँ 100 से, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.14 मिलीमीटर्स, ठीक है जी। तो तरीक़ेकार यही होता है यार कि हम लाइक पहले मेन स्केल लेते हैं और फिर जो हमारा सर्कुलर स्केल होता है उसको हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, दैट गिव्स अस, और फिर हम दोनों को ऐड कर देते हैं। बट यहाँ पर तो मेन स्केल रीडिंग कुछ भी नहीं है, वो तो ज़ीरो ही है हमारे पास। तो बस डायरेक्ट जो हमारा सर्कुलर स्केल रीडिंग था ना 14, उसको हमने 100 से डिवाइड किया, वी गेट 0.14 मिलीमीटर्स। अब अगर मैं इधर आता हूँ ना, तो ये 1, 2 और फिर ये 2.5 आप देख सकते हैं, ये जो रीडिंग है ना ये 2.5 है, ठीक है। लाइक ये निशान आप देख सकते हैं। तो ये हमारा मेन स्केल रीडिंग हो गया। सर्कुलर स्केल रीडिंग हमारे पास आ जाएगा ये तकरीबन, इसको हम 9 पढ़ लेते हैं, 9 डिवाइडेड बाय 100, तो डैट गिव्स मी अ रीडिंग ऑफ 2.59 मिलीमीटर्स, ठीक है। तो 2.59 मिलीमीटर्स मेरे पास यहाँ से आ रहा है इस स्केल से और इस मेजरमेंट से, और ज़ीरो एरर इसमें हमारे पास मौजूद है 0.14 का। तो अगर मैं 2.59 से सब्ट्रैक्ट कर दूँ 0.14 को, तो आई एम गोइंग टू गेट 2.45, ये मीटर नहीं होगा मिलीमीटर से। तो आई गेट, यू समझ लें बी एज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन दैट वाज एन इजी क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट मेजर्स द करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर रेजिस्टर इन अ सर्किट। करंट की वैल्यू आपको गिवन है 50 मिली एम्पियर्स और इसमें 0.01 मिली एम्पियर का अनसर्टेनिटी है। पोटेंशियल डिफरेंस भी गिवन है, इसमें भी आपकी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है। कहते हैं जी द मेजरमेंट्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, व्हाट इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द कैलकुलेटेड रेजिस्टेंस। आप बता दो कि क्या परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी कैलकुलेटेड रेजिस्टेंस पर। तो कोई मुश्किल बात नहीं है, हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, V इक्वल आई आर, तो R बराबर हो जाएगा V ओवर आई के। अब यहाँ पर हम इक्वेशन बना सकते हैं अनसर्टेनिटी की। अनसर्टेनिटी इन R ओवर R इज इक्वल्स टू, जब दो चीज़ें डिवाइड हो रही हों या मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज ऐड हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अनसर्टेनिटी इन V ओवर V प्लस अनसर्टेनिटी इन I ओवर I। ठीक है भाई। अब यहाँ पे ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की इक्वेशन है, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी मिल जाएगी। तो वैल्यूज़ आप सारी पुट कर दें। 0.1 is the uncertainty in potential difference and 500 is the actual value of potential difference. करंट की अनसर्टेनिटी 0.01 है, एक्चुअल वैल्यू 50.00 है, या 50 लिख दो, मसला नहीं है। तो ये आ रहा है 4 एक्सपोनेंट माइनस, तो ये आंसर आ गया 4 एक्सपोनेंट माइनस 4। दिस इज द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। ये जाहिर सी बात है, आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी चाहिए ना, तो आप कुछ नहीं करो, बस उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 एक्सपोनेंट माइनस 4 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट 0.04%। सो यस, 0.04% is the correct answer. So D is the correct answer for question number 5. Alright जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। 4 cars A, B, C and D move from east in a straight line. The cars take the same time to accelerate to a velocity of 60 kilometers per hour. Alright, the velocity time graph are shown. Which car reaches a velocity of 60 kilometers per hour in the shortest distance? तो आपके पास 4 कार्स हैं A, B, C, सब ने इस रेस से स्टार्ट किया, सबकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते इवेंचुअली 60 पर ही पहुंच गई। ठीक है।
अब इनमें सबसे कम डिस्टेंस किसने ट्रैवल किया इस 60 तक अपने आप को स्पीड पर पहुंचाने में? तो आई थिंक दैट्स प्रीटी इजी. जो भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है ना आपके पास, उसका जो एरिया अंडर द कर्व है दैट गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट. तो आप क्या करो, सबसे जो शॉर्टेस्ट, जो सबसे स्मॉलेस्ट एरिया अंडर द कर्व जिसका आ रहा होगा, वो सबसे छोटा डिस्प्लेसमेंट देगा और इवेंचुअली वही आपका करेक्ट आंसर होगा. तो इट्स प्रीटी एविडेंट कि यहाँ पे जो आपके पास कर्व डी है ना, वो आपको लीस्ट एरिया अंडर द कर्व देगा. बाकी सारे ऊपर ही है ना, सी ए बी, वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया देंगे. तो सबसे कम एरिया अंडर द कर्व आपको डी दे रहा है ना, तो नॉट टू मेंशन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. इस पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7. ये भी बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है जो बड़ा पूछा जाता है एग्जाम में. एक कैनन बॉल है, उसको फायर किया गया है, सॉरी कैनन फायर किया गया है, कैनन बॉल को फायर किया गया है विद अ वेलोसिटी v एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल. दैट्स प्रीटी मच गिवन इन द क्वेश्चन एज वेल. डायग्राम में भी मेंशन है. व्हिच इक्वेशन इज करेक्ट फॉर द मैक्सिमम हाइट h रीच्ड. अब आपको मैक्सिमम हाइट निकालना है ना, तो इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं. भाई सबसे पहले एक काम करते हैं, वर्टिकल मोशन करते हैं. अगर आपने मेरे लेक्चर सुने हुए तो मैं उसी पैटर्न को फॉलो करूंगा जिस पर मैं यूजुअली अपने लेक्चर्स मैंने काइनेमैटिक्स के डिलीवर किए हैं. तो सबसे पहले आप अपनी रिजल्टेंट वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनाते हैं. एक आपका वर्टिकल कंपोनेंट v sin थीटा, एक आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos अल्फा. यहाँ पे तो थीटा नहीं है, अल्फा है, तो उसको अल्फा ही कर देते हैं. v sin अल्फा cos v cos अल्फा. हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट याद रहे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती, वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज करती है एट अ रेट ऑफ -9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. तो वर्टिकल मोशन में आपकी इनिशियल वेलोसिटी यानी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है v sin अल्फा. आपकी फाइनल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, और आपका एक्सेलरेशन -g है, ये हम देख चुके हैं. तो यहाँ पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बना दूँ तो दैट इज़ गोइंग टू बी, लेट्स से इस डिस्प्लेसमेंट को मैं h से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, विच इज़ द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट. तो ये बराबर हो जाएगा 2as इक्वल v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर के. तो एक्सेलरेशन इज़ -g, s की जगह मैं h लिख दूँगा. इसी इक्वेशन ऑफ मोशन में v फाइनल वेलोसिटी इज़ 0 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज़ v sin अल्फा होल स्क्वायर. तो ये बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे -2gh और राइट हैंड साइड पे -v स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा. ये दोनों नेगेटिव्स कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ से मैं h को सब्जेक्ट बना लूँगा, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा को मैं v साइन अल्फा होल स्क्वायर लिख सकता हूँ. 2g यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, ये राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा. तो h इज इक्वल्स टू v साइन अल्फा होल स्क्वायर ओवर 2g. तो यहाँ पर c इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. एक बॉल है जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आके हिट करती है, उसका मोमेंटम p और एंगल थीटा है टू द सरफेस. द बॉल रीबाउंड्स विद द सेम मैग्नीट्यूड मोमेंटम एट एन एंगल थीटा टू द सरफेस. यही बॉल लाइक मोमेंटम p के साथ आके हिट करता है, मोमेंटम p के साथ ही निकल जाता है वापस. बट एंगल ऑब्वियसली इस वक्त यहाँ से थीटा बन रहा था, अब यहाँ से एंगल थीटा बन रहा है, तो इसने बहरहाल अपनी डायरेक्शन ज़रूर चेंज किया. तो द बॉल इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस फॉर टाइम t. ठीक है जी. व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल ड्यूरिंग द कोलिजन. अच्छा, इसमें एक चीज़ समझ लें कि अगर ऐसा होता है ना कि लाइक बॉल आती मोमेंटम p से और वापस चली जाती मोमेंटम p से, तो चेंज इन मोमेंटम हो जाता है 2p, क्योंकि लाइक आया p से तो वापस -p से जाएगा. तो p और -p का जो डिफरेंस है वो 2p का डिफरेंस है. बट यहाँ पर लाइक इतना वो बड़ा कॉमन है इस तरह के क्वेश्चन. बट यहाँ पर उन्होंने एक पर्टिकुलर एंगल पे मोमेंटम को भेजा है, तो इसको भी खेलना इतना मुश्किल नहीं है. इसको हम यूँ कर सकते हैं कि लाइक आप लिख दो कि भाई आफ्टर कोलिजन देयर इज़ नो चेंज इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम. क्या मतलब, मैं ज़रा आपको समझाता हूँ. देखिए, ये बिफोर मोमेंटम, अगर मैं बिफोर कोलिजन अगर मैं मोमेंटम के दो कंपोनेंट्स बनाऊँ, तो इफ़ दिस एंगल इज़ थीटा, दिस एंगल इज़ ऑल्सो थीटा, तो मेरे पास मोमेंटम के दो कंपोनेंट बन जाएंगे. एक हो जाएगा p cos थीटा और एक हो जाएगा p sin थीटा. सही है. अच्छा, आफ्टर कोलिजन अगर मैं मोमेंटम के दो कंपोनेंट बनाऊं तो ये हो जाएगा p cos थीटा और ये हो जाएगा -p sin थीटा. मैं अभी डेलिबरेटली नेगेटिव इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे अब इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि अगर मैंने इधर डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया तो फिर मैं अपवर्ड को मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा. अब
अब आप देखिए वर्टिकल कंपोनेंट तो मोमेंटम का चेंज हुआ है मस्त, पी साइन थीटा से माइनस पी साइन थीटा पे चला गया, तो द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम हैज चेंज, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं हुआ। वो पहले भी पी कॉस थीटा था, अब भी पी कॉस थीटा है, उसका मैग्नीट्यूड भी वही है, उसका डायरेक्शन भी वही है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई चेंज ही नहीं आया मोमेंटम में, जो भी चेंज आया वो वर्टिकल डायरेक्शन में आया। तो ऐसे में आप जो भी वर्टिकल का चेंज है ना वही आपका टोटल चेंज है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल में तो चेंज ही नहीं आ रहा है। तो चेंज इन मोमेंटम इज गोइंग टू बी पी साइन थीटा माइनस ऑफ माइनस पी साइन थीटा, ठीक है ना। लाइक आप इनिशियल में से फाइनल माइनस कर दो, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो वो साइन में इतने इंटरेस्टेड नहीं है बहरहाल। तो पी साइन थीटा माइनस ऑफ माइनस पी साइन थीटा, ये हो जाएगा 2p साइन थीटा, ठीक है जी। ये आपका चेंज इन मोमेंटम आ गया। आपको फोर्स चाहिए, दैट इज चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम टेकन, तो फोर्स चेंज मोमेंटम इज 2p साइन थीटा, टाइम इज t, तो यहाँ पे हमारे पास d इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज 2p साइन थीटा ओवर स्मॉल t, ठीक है जी। नाउ अ स्काई डाइवर हु इज फॉलिंग वर्टिकली थ्रू the air opens his parachute, which row describes the velocity of the skydiver immediately after he opens his parachute? Now this is a tricky question. देखिए जब पैराशूट ओपन होता है ना, लाइक पैराशूट कब ओपन होता है? यूजुअली जब टर्मिनल वेलोसिटी आ चुका होता है, लाइक ऑब्जेक्ट ऊपर से डाइवर डाइव करता है, डाइव कर रहा होता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, लेकिन वेलोसिटी के बढ़ने के साथ साथ जाहिर है इसका क्या कहते हैं एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से होता है ये कि एयर रेजिस्टेंस डाउनवर्ड फोर्स यानी वेट के बराबर हो जाता है और टर्मिनल वेलोसिटी आ जाती है। अब जब वो रियलाइज़ करता है कि भैया हाँ अब उसके ज़मीन पे उतरने का टाइम करीब आ रहा है, तो फिर वो क्या करता है, लाइक एक गुड हाइट पे अपना अचानक से पैराशूट खुलता है। जब पैराशूट खुलता है ना तो ज़बरदस्त किस्म की एक अपवर्ड फोर्स उस पर एक्ट करती है ना, लाइक जिसकी वजह से एक नेट अपवर्ड फोर्स एक्ट करती है उसके ऊपर, क्योंकि वेट तो डाउनवर्ड उतना ही है। वो उस नेट अपवर्ड फोर्स की वजह से ना ऑब्जेक्ट डिसेलरेट कर जाता है, लाइक उसकी स्पीड या जो भी उसकी वेलोसिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो इमीडिएटली आफ्टर ही ओपन्स हिज पैराशूट, तो सबसे पहली बात तो आपकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है ना, तो द वेलोसिटी हैज़ टू डिक्रीज। अच्छा, इसमें किसी को इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम कहाँ पर आता है कि जी आपकी वेलोसिटी तो डिक्रीज कर जाती है, बट जो आपकी वेलोसिटी है ना उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड ही रहती है। लाइक ऐसा नहीं है ना कि पैराशूट खुलेगा और पैराशूट खुलते ही ऑब्जेक्ट ऊपर चला जाता है, ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो जाता है, बट जाता तो वो नीचे ही है ना, तो वेलोसिटी की बहरहाल उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड ही है। अगर एक्सेलरेशन पूछते हैं ना तो हम कहते हैं हाँ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपवर्ड है, क्योंकि एक्सेलरेशन की तो वही डायरेक्शन होती है जो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो क्योंकि नेट अपवर्ड फोर्स लग रही है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो रहा है, तो एक्सेलरेशन भले अपवर्ड है बट ऑब्जेक्ट जा रहा तो नीचे है ना, ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव करता है ना वेलोसिटी की वही डायरेक्शन होती है, तो आपकी वेलोसिटी डाउनवर्ड ही होगी। तो मैं लिख भी देता हूँ, व्हेन द पैराशूट ओपन्स द अपवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन द डाउनवर्ड फोर्स, so the velocity decreases but the skydiver keeps moving downward, ठीक है ना। वेलोसिटी कम हो रही है लेकिन बहरहाल वो जाएगा नीचे ही, so the velocity is downward। तो A is the correct option कि वेलोसिटी डाउनवर्ड से और डिक्रीज भी हो रही है। हाँ, आपकी नॉलेज के लिए फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर यही एक्सेलरेशन के बारे में पूछते हैं ना तो फिर आपको बताना पड़ता है कि एक्सेलरेशन बहरहाल अपवर्ड है। उसकी वजह ये है कि एक्सेलरेशन जो है ना वो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में एक्ट करती है। ऑलराइट जी, तो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। स्टेशनरी फायरवर्क एक्सप्लोड्स इनटू 4 फ्रैगमेंट्स व्हिच ट्रैवल इन डिफरेंट डायरेक्शंस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। द डायग्राम शोज द वेलोसिटी एंड मास ऑफ ईच फ्रैगमेंट। ऑलराइट जी, तो आपका एक फ्रैगमेंट, एक पार्ट था, एक यूँ समझ लो फायरवर्क था, जिसके नतीजे में ये 4 हिस्से हो गए। 10 ग्राम इधर चला गया, 25 ग्राम इधर चला गया, 15 ग्राम इधर चला गया और 20 ग्राम इधर चला गया, और ये सब की अपनी अपनी डिफरेंट वेलोसिटीज़ हैं। अब एक चीज़ समझ लें कि यहाँ पर जो अहम चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि जब भी लाइक इस तरह से कोई एक्सप्लोजन होता है या इस तरह का कोई भी इवेंट होता है तो आपको पता होना चाहिए टोटल मोमेंटम कंजर्व है। टोटल मोमेंटम कंजर्व का मतलब ये कि अगर ये पहले रेस्ट पर था ना तो टोटल मोमेंटम 0 था। अब जब पार्टिकल्स अलग होंगे तो ऐसे अलग होंगे कि जितने मोमेंटम के साथ ये निकलेगा ना उतने मोमेंटम के साथ ये निकलेगा, ताकि एक का मोमेंटम पॉजिटिव होगा तो दूसरे का मोमेंटम नेगेटिव हो जाएगा, तो उनका सम जो है ना लाइक वो 0 आ जाएगा। एंड सेम गोज हियर कि जितने मोमेंटम के साथ ये जाएगा उतने मोमेंटम के साथ ये भी जाएगा, तो अगेन उनका सम जो है वो 0 आ जाएगा। तो कहता है व्हाट इज द स्पीड v ऑफ द फ्रैगमेंट x। तो आपको सारे फ्रैगमेंट्स की स्पीड दी हुई है 240, 300, 300। इसकी स्पीड आपको नहीं दी हुई है v विच इज़ फ्रैगमेंट x, और आपसे कहा जा रहा है कि आप इसका जो है ना लाइक स्पीड बता दो।
तो इसको हम यूँ कर सकते हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम, ये इतना ऑब्वियसली एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप तो डायरेक्ट वर्किंग करोगे और फ़ौरन से आंसर बता दोगे। टोटल मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड इन ऑल एक्सेस, ठीक है। तो अगर इधर इस लेट से एक एक्सिस में ये अज्यूम कर रहा हूँ, एक एक्सिस में ये अज्यूम कर रहा हूँ, तो इसको अगर मैं लेट से एक एक्सिस अज्यूम करता हूँ तो इसके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो मोमेंटम आएगा वो आ रहा है 10 इंटू 300, ठीक है। तो दूसरी तरफ जो आ जाएगा वो आ जाएगा अगेन मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी है v और मास है 15। अच्छा, यहाँ पे मैंने मास को कन्वर्ट नहीं किया है क्योंकि मैंने इधर भी ग्राम में लिया, इधर भी ग्राम में लिया है। कन्वर्ट कर भी दूंगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, लाइक वो कैंसिल ही आउट हो जाएंगे, तो इसलिए ज़रूरत नहीं है क्या इनको कन्वर्ट करने की, जब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ ही करना हो। बहरहाल यहाँ से मैं v की वैल्यू निकाल लूँगा एंड दैट विल टर्न आउट टू बी 200 मीटर्स पर सेकेंड्स। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो अच्छा, मेरा लाइक प्लान ये चल रहा है कि मैं इसी तरह से ईयरली पेपर सॉल्व करता जाऊँ और 10-10 MCQs, लाइक यूँ समझ लो कि एक पेपर के 4 वीडियोस बना दूँ 10-10 MCQs के, तो और फिर इसको आप लोगों से शेयर करूं। तो मुझे ज़रूर बताएं कि इस वीडियो को लेकर आपका क्या फ़ीडबैक है, आपकी कैसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, एंड डू लेट अस नो इफ़ आई शुड मेक मोर वीडियोज़ लाइक दिस और नॉट। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।